हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न जो हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को देखिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बेहतर तरीके से हल करवाता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको इसी तरीके से पूछे जाने वाले और भी जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी तक हम लोगों ने देखिए इतिहास विषय के अंतर्गत 11 क्लासेस में महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन किया है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका लगभग इन 11 क्लासेस में 300 से ऊपर प्रश्न करवा दिए गए हैं। तो आज की जो क्लास है इसी सीरीज में 12वीं क्लास है और इस क्लास में आपके जो प्राचीन इतिहास के मिक्स प्रश्न होंगे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आपको गुप्तोत्तर काल तक के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। इसके पहले की क्लासेस में हम लोग एक एक पार्ट को करके देखा था। सबसे पहले मैंने आप लोग को पाषाण काल से प्रश्नों को हल कराना शुरू किया था और अंतिम में जो है मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य के बाद का, यानी जो है लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, महाजनपदों से जोड़कर करवाया था। आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपकी जो क्लास है आज की क्या है, प्रैक्टिस सेट की 12वीं क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और उसी तरीके से प्रश्नों को हल किया जाए जैसे पहले करते थे। पहले प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं हम लोग और देखें कि आज का आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को हम लोगों ने पहले हल कर लिया है। अब उसी के आधार पर हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया व्यापार, दूसरा दिया है कृषि, तीसरा दिया है शिकार और चौथा दिया है मछली पकड़ना। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका देखिए प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना नहीं था, शिकार नहीं था, व्यापार नहीं था, बल्कि क्या था, कृषि। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे, जिसमें वो लोग गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों को उगाते थे। नहरों और कुओं के माध्यम से उस काल के लोगों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता था। के बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, यानी फाउंडर पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य का। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बिंदुसार, दूसरा दिया है अशोक, तीसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा दिया है बिंबिसार। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक देखिए विभिन्न प्रकार के स्रोतों में माना जाता है, वो बिंबिसार को नहीं माना जाता है। बिंदुसार हालांकि मौर्य साम्राज्य का ही शासक है, अशोक भी मौर्य साम्राज्य का ही शासक है, लेकिन इन दोनों को संस्थापक नहीं माना जाता, बल्कि संस्थापक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। बिंबिसार जो है वो किसी दूसरे वंश का संस्थापक था, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। ठीक, अब लिखिए आपका राइट आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए मगध के नंद वंश के जो शासक घनानंद थे उन्हीं को हराया था। और किसकी मदद से हराया था, अपने मंत्री चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा देखिए इन्होंने यूनानी सेल्यूकस को भी हराया था, यानी यूनानी सेनापति जो सेल्यूकस था उसको भी इन्होंने हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा, यानी जो 4 वेद हैं उनमें पूछा जा रहा है सबसे प्राचीन कौन सा है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया यजुर्वेद, दूसरा दिया है सामवेद, तीसरा दिया है ऋग्वेद और चौथा दिया है अथर्ववेद। तो देखिए चारों वेदों में सबसे प्राचीन जो वेद था वो देखिए अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया, सामवेद यजुर्वेद नहीं, बल्कि कौन है, ऋग्वेद है। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद हैं, जिसमें लगभग 1028 सूक्त या हिम्स हैं। इसमें मुख्यतः देवताओं की स्तुति और प्राचीन आर्यों के जीवन का वर्णन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बाणभट्ट का कौन सा ग्रंथ हर्ष के शासन के लिए
प्रमुख स्रोत, यानी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ है जो हर्ष के शासन के बारे में जानकारी देता है और यह प्रमुख स्रोत है। पहला ऑप्शन दिया देखिए राजतरंगिणी, दूसरा दिया है हर्षचरित, तीसरा दिया है गौड़वाहो और चौथा दिया है पृथ्वीराज विजय। तो देखिए बाणभट्ट का जो ग्रंथ हर्ष के बारे में जानकारी देता है, यानी हर्ष का मतलब यहाँ पर है हर्षवर्धन के शासनकाल। तो देखिए वो पृथ्वीराज विजय नहीं है, गौड़वाहो नहीं है, राजतरंगिणी नहीं है, बल्कि कौन है, हर्षचरित। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी हर्षचरित के द्वारा ही हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के जीवन व दरबारी जगत का समकालीन साहित्यिक स्रोत है, साथ ही वेनसांग का विवरण पूर्ण जानकारी भी देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए पहला दिया है प्रथम, दूसरा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, जिसमें सबसे पहले हुई थी राजगिरी में, वो कब किस समय, बिंबिसार के समय में। उसके बाद फिर देखिए अजातशत्रु के पहली जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। उसके बाद दूसरी जो हुई थी कालाशोक के शासन में, वैशाली में। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय, और जो चौथी थी वो किसके समय हुई थी, कनिष्क के समय। यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय नहीं, बल्कि कौन सा होगा, चौथा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका देखिए व्याख्या क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या है कि कनिष्क के शासनकाल में 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इसमें महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है। पहला ऑप्शन दिया देखिए जेम्स प्रिंसेप, दूसरा दिया अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा दिया है जॉन मार्शल और चौथा दिया है मार्टिमर व्हीलर। तो देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक मार्टिमर व्हीलर को नहीं कहा जाता है, जॉन मार्शल का नहीं, जॉन प्रिंसेप को नहीं, बल्कि किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर किंग। हालांकि देखिए चारों लोग जो है भारतीय पुरातत्व से संबंधित है, लेकिन जनक जिसको माना जाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, देखिए सही उत्तर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहले महानिदेशक का कार्यभार संभाला था और इन्होंने कई महत्वपूर्ण प्राचीन स्थलों की खुदाई भी अपने देश में करवाई थी। ठीक, इसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में लगभग कितने देवताओं को समर्पित सूक्त है, यानी जो सूक्त लिखे गए हैं तो वो कितने देवताओं को समर्पित हैं। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त लिखे गए हैं, 1028। तो इस सूक्तों में सबसे जो देवता हैं उन्हीं के बारे में सारी चीज़ें लिखी गई। तो कितने देवता हैं, पहला दिया 33, दूसरा दिया 102, तीसरा दिया 330, चौथा दिया 1000 से ज़्यादा, 1000 प्लस। तो देखिए ऋग्वेद में जो देवता समर्पित है जिनको सूक्त लिखे गए वो देखिए 1000 से नहीं है, 330 नहीं, 102 नहीं, बल्कि कितने हैं, 33। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 12 जो है वो आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, इसके साथ ही इंद्र और प्रजापति भी शामिल हैं। इस तरीके से सभी लोगों को मिलाकर 33 लोग हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल अग्निवेदियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जहां पर अग्निवेदियां बनी हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया है मोहनजोदारो, दूसरा दिया है लोथल, तीसरा दिया है कालीबंगा, चौथा दिया है धौलावीरा। तो देखिए अग्निवेदियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है वो देखिए धौलावीरा नहीं है, लोथल नहीं है, मोहनजोदारो नहीं है, बल्कि कौन सा है, कालीबंगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि कालीबंगन यानी राजस्थान से अग्निवेदियों का अवशेष प्राप्त हुआ है जो धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण देते हैं उस काल के लोगों के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की, यानी अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन दिया देखिए चाणक्य, दूसरा दिया है पाणिनि, तीसरा दिया है पतंजलि, चौथा दिया है कालिदास। देखिए अर्थशास्त्र काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है और हम लोगों ने पिछले जो क्लासेस थी उसमें भी पढ़ा भी है कि अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे।
तो देखिए कालिदास नहीं थे, पतंजलि नहीं थे, पाणिनि नहीं थे, बल्कि कौन है, चाणक्य, यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार चाणक्य हैं। इनका एक और नाम क्या है, कौटिल्य भी है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राइट आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अर्थशास्त्र एक राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक ग्रंथ है जिसे कौटिल्य यानी चाणक्य ने मौर्य काल में लिखा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी कौन सी थी। यानी जब बिंबिसार शासन कर रहा था मगध पर, तो पूछा जा रहा है कि उसमें राजधानी कौन थी। पहला ऑप्शन दिया है राजगिरी, दूसरा दिया है पाटलिपुत्र, तीसरा दिया है वैशाली, चौथा दिया है चंपा। देखिए जब मगध पर बिंबिसार ने शासन करना शुरू किया था, तो इसने एक नए वंश की स्थापना की थी जिसको हम लोग हर्यंक वंश के नाम से जानते हैं। तो उसने देखिए चंपा को राजधानी नहीं बनाया, वैशाली को नहीं बनाया, पाटलिपुत्र को नहीं बनाया, बल्कि किसको बनाया था, राजगिरी को बनाया था। यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि पाटलिपुत्र भी मगध की राजधानी बना था, लेकिन इसको किसने बनाया था, इसके बेटे अजातशत्रु ने। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बिंबिसार यानी हर्यंक वंश का जो शासक था, इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में यही राजगिरी जो है राजगीर के नाम से जाना जाता है, बिहार का एक जिला है। देखिए बाद में अजातशत्रु ने राजधानी जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित, यानी बाद में अजातशत्रु के द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्यों में सबसे अंतिम कौन था। पहला देखिए दिया बिंदुसार ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बृहद्रथ, तीसरा अशोक, चौथा दशरथ। देखिए मौर्य शासकों में जो विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिले हैं, उनमें सबसे अंतिम कौन था, तो उसके लिए देखिए दशरथ नहीं था, बृहद्रथ जो है असली अंतिम शासक था, बिंदुसार नहीं था, अशोक नहीं था। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। यानी इसी की हत्या करके भारत में एक नए वंश की स्थापना हुई थी, जिसको शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा। यानी अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध लड़ा गया था, वो किस सन में लड़ा गया था, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया 261 ईसा पूर्व, दूसरा दिया 326 ईसा पूर्व, तीसरा दिया 185 ईसा पूर्व और चौथा दिया 273 ईसा पूर्व। तो देखिए कलिंग का जो युद्ध लड़ा गया था वो 273 ईसा पूर्व नहीं, 185 ईसा पूर्व नहीं, 326 ईसा पूर्व नहीं, बल्कि 261 ईसा पूर्व। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। व्याख्या क्या होगा कि कलिंग युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का मार्ग अपनाया। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि भारत में स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला पहला शासक कौन था। यानी भारत में स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले, शुरुआत करने वाले पहले शासक कौन से थे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया इंडो ग्रीक, दूसरा दिया है कुषाण, तीसरा दिया है गुप्त, चौथा दिया है मौर्य। तो देखिए जो स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे गुप्तों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में जारी किए गए थे, लेकिन सबसे पहले किसने जारी किया था, देखिए मौर्यों ने नहीं, गुप्तों ने नहीं, कुषाणों ने नहीं, बल्कि किसने जारी किया था, इंडो ग्रीक ने। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि इंडो ग्रीक शासक विम कड़फिसिस ने पहली बार भारत में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिन्हें दिनार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है बोध गया का प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर किसने बनाया। यानी महाबोधि मंदिर जो बना हुआ है बोध गया में, किसके द्वारा बनाया गया है। पहला ऑप्शन दिया देखिए अशोक, दूसरा दिया हर्षवर्धन, तीसरा दिया है समुद्रगुप्त और चौथा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए जो महाबोधि मंदिर बनवाया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं बनाया गया, हर्षवर्धन के नहीं द्वारा बनाया गया, बल्कि किसके द्वारा बनाया गया है, सम्राट अशोक के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि अशोक ने बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया, जहां पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यानी बुद्ध को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी जगह पर अशोक के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय हीनयान बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? यदि पूछा जा रहा है कि कौन से प्राचीन विश्वविद्यालय में हीनयान की शिक्षा दी जाती है, तो पहला ऑप्शन दिया देखिए नालंदा, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है विक्रमशिला और चौथा है वल्लभी। तो देखिए हीनयान बौद्ध शिक्षा के लिए जो प्रसिद्ध था वो देखिए नालंदा तो महायान के लिए था, तक्षशिला नहीं था, तक्षशिला बौद्ध धर्म से पहले से था, विक्रमशिला भी था लेकिन ये हीनयान से नहीं था, बल्कि कौन सा था, वल्लभी। यानी वल्लभी जो है उस काल में हीनयान शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन डी होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, डी। व्याख्या क्या होगा कि वल्लभी विश्वविद्यालय जो है हीनयान बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जबकि नालंदा जो है वो महायान परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मगध की प्रारंभिक राजधानी थी? यानी पूछा जा रहा है कि मगध की सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? यहाँ पहला ऑप्शन दिया राजगिरी, दूसरा दिया है पाटलिपुत्र, तीसरा दिया है वैशाली और चौथा दिया है चंपा। तो देखिए मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो चंपा नहीं थी, वैशाली नहीं थी, पाटलिपुत्र नहीं थी, बल्कि कौन था, राजगिरी। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर कहा जाता है, यह मगध की पहली राजधानी थी। बाद में अजातशत्रु ने राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। यह स्थान राजनीति और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यानी सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन दिया देखिए सिमुक, दूसरा दिया है गौतमी पुत्र सातकर्णी, तीसरा दिया है पुलुमावी और चौथा दिया है हाल। देखिए ये चारों शासक जो है सातवाहन वंश के, लेकिन संस्थापक इसमें से देखिए कौन है, हाल नहीं है, पुलुमावी नहीं है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नहीं, बल्कि कौन है, शिमुक। यानी इस वंश का संस्थापक कौन था, शिमुक था। ठीक, राइट आंसर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सक्रिय था। यह वंश देखिए दक्षिण भारत और मध्य भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा ग्रंथ सबसे प्राचीन स्मृति माना, यानी स्मृतियों में सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ देखिए दिया है पहला नारद स्मृति, दूसरा दिया है मनु स्मृति, तीसरा दिया है याज्ञवल्क्य स्मृति और चौथा दिया है पराशर स्मृति। तो यहाँ पर जो ग्रंथ दिए गए इसमें सबसे प्राचीन देखिए कौन सा है, पराशर स्मृति नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति नहीं है, नारद स्मृति नहीं, बल्कि कौन सी है, मनु स्मृति। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। देखिए आंसर क्या होगा, बी। व्याख्या क्या होगा कि मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का प्राचीनतम धर्मशास्त्र है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था, धर्म और कानून के सिद्धांत बताए गए। ये स्मृति देखिए काफ़ी विवादित रहती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि पूरी तरह से देश को या पूरी तरह से समाज को हिंदूकरण करने के लिए बनाई गई है, तो इसीलिए इसका विरोध किया जाता है अन्य धर्म के लोगों के द्वारा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थल पर स्थित था? पूछा जा रहा है कि महान स्नानागार जो था वो कहाँ पर स्थित था। पहला ऑप्शन दिया देखिए मोहनजोदड़ो, दूसरा दिया हड़प्पा, तीसरा दिया कालीबंगा, चौथा दिया लोथल। देखिए जो महान स्नानागार था वो लोथल में नहीं था, कालीबंगा में नहीं था, हड़प्पा में नहीं था, बल्कि कहाँ पर था, मोहनजोदड़ो में। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त महान स्नानागार, जिनको ग्रेट बाथ भी कहा जाता है, सार्वजनिक स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयुक्त होने वाला था। यह सभ्यता की उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली को भी दर्शाता है, यानी उस समय के लोगों के द्वारा इस प्रकार की उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी, इसका प्रमाण इसी से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस शासक को यूनानियों ने अमित्र घात कहा? यानी भारत में कौन सा ऐसा शासक है जिसको अमित्र घात यूनानियों के द्वारा कहा गया है? तो पहला ऑप्शन दिया देखिए अशोक, दूसरा दिया बिंदुसार, तीसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा दिया है समुद्रगुप्त। तो देखिए भारत में अमित्र घात जिसको कहा गया है वो देखिए समुद्रगुप्त नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, अशोक नहीं है, बल्कि कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानियों ने क्या कहा था, अमित्र घात। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि बिंदुसार को यूनानियों ने
अमित्र चेटस यानी अमित्र घात कहा, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का संहारक, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शत्रुओं का संहारक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन की कथा वाला सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा, यानी महात्मा बुद्ध के जीवन कथा को बताने वाला सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया देखिए महावंश, दूसरा दिया है ललित विस्तर, तीसरा दिया है दीपवंश और चौथा दिया है निदान कथा। तो देखिए महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जीवन कथा बताने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ महावंश नहीं है, ललित विस्तार नहीं है, दीपवंश नहीं, बल्कि क्या है, निदान कथा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर हो। ठीक, देखिए इसका आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि निदान कथा जो है पाली भाषा में लिखी गई है और इसमें बुद्ध के जीवन की आरंभिक कथा दी गई, यानी यही सबसे प्राचीन माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी नंदों में सबसे अंतिम कौन था। देखिए पहला ऑप्शन दिया महापद्म नंद, दूसरा दिया है घनानंद, तीसरा दिया है पांडुक और चौथा दिया है कैवर्त। देखिए नंदों में जो सबसे अंतिम शासक था वो कैवर्त नहीं था, पांडुक नहीं था, महानंद तो संस्थापक था, तो अंतिम शासक कौन था, धनानंद। इसी को हरा के देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि धनानंद जो है नंदवंश का अंतिम शासक था जिसे चंद्रगुप्त ने हराया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र किसने लिखा। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया है, अभी पहले कुछ दूसरे तरीके से पूछा गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया, कौटिल्य, दूसरा दिया है विष्णुगुप्त, तीसरा दिया है चाणक्य और चौथा दिया है उपरोक्त सभी, यानी इसी के बारे में पहले पूछा गया, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है वो दूसरे तरीके से है। तो देखिए ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो थोड़ा डीपली नहीं पढ़े रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अर्थशास्त्र जो लिखा था वो देखिए किसने लिखा था, कौटिल्य ने लिखा था, विष्णुगुप्त कौटिल्य का ही नाम था, चाणक्य भी कौटिल्य का ही नाम था। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये राइट ऑप्शन। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त जो है एक ही व्यक्ति के नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। यह ग्रंथ देखिए राजनीति, अर्थव्यवस्था और राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या था, डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, पूछ रहा है कि कुषाण साम्राज्य की मुख्य राजधानी कनिष्क के समय कहाँ पर थी, यानी कुषाणों की जो मुख्य राजधानी थी कनिष्क के शासनकाल में वो कहाँ पर थी। पहला ऑप्शन दिया देखिए पेशावर, दूसरा दिया है मथुरा, तीसरा दिया है तक्षशिला और चौथा दिया है कपिसा। देखिए कनिष्क के समय जो राजधानी थी कुषाणों की वो देखिए कपिसा में नहीं थी, तक्षशिला में नहीं थी, मथुरा में नहीं थी, बल्कि कहाँ पर थी, पेशावर में। ये इनकी प्रमुख राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर क्या होगा, ए। व्याख्या क्या होगा कि कनिष्क ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया, जो तत्कालीन समय में गांधार क्षेत्र का प्रमुख नगर, यानी गांधार क्षेत्र में यह स्थित था और प्रमुख नगर था उस समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से शिलालेख में राठिक और पिटिक जनजातियों का उल्लेख, यानी इस प्रकार की जो जनजातियां हैं इनका उल्लेख किस ग्रंथ में, किस शिलालेख में है। पहला ऑप्शन दिया देखिए गिरनार शिलालेख, दूसरा दिया है जूनागढ़ शिलालेख, तीसरा दिया है हाथी गुम्फा शिलालेख और चौथा दिया है इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो देखिए इन दो प्रकार की जनजातियों का उल्लेख देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख में नहीं है, जूनागढ़ शिलालेख में नहीं है, गिरनार शिलालेख में नहीं, बल्कि कहाँ पर है, हाथी गुम्फा शिलालेख। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, सी है। व्याख्या क्या होगा कि उड़ीसा में स्थित हाथी गुम्फा शिलालेख जो है खारवेल के द्वारा खुदाया गया था और इसमें कई प्रकार की जनजातियों का उल्लेख है, इसमें राठिक और पिटिक भी उल्लेखित की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरित के लेखक कौन थे, यानी पूछा जा रहा है कि हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई। देखिए इस क्वेश्चन को भी पहले पूछा गया था लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर दूसरे तरीके से। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बाणभट्ट, दूसरा दिया है कल्हड़, तीसरा दिया है विशाख दत्त और चौथा दिया है भास। तो देखिए हर्षचरित के जो रचनाकार थे वो देखिए भास नहीं है, विशाख दत्त नहीं है, कल्हड़ नहीं है, बल्कि कौन है, बाणभट्ट। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। व्याख्या क्या होगा कि हर्षचरित बाणधर के द्वारा रचित एक संस्कृत कृति है जिसमें सम्राट हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ देखिए संस्कृत साहित्य की गद्य शैली का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। इसमें तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण, यानी गद्य शैली में लिखा गया है और संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने गोदी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कहाँ की गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए मोहनजोदड़ो, दूसरा दिया है हड़प्पा, तीसरा दिया है लोथल, चौथा दिया है कालीबंगा। देखिए हड़प्पा कालीन स्थलों में जो अपने गोदी के लिए प्रसिद्ध था वो देखिए कालीबंगा नहीं था, हड़प्पा नहीं था, मोहनजोदड़ो नहीं था, बल्कि कौन था? लोथल। यहीं से सबसे प्राचीन गोदीवाड़ा का प्रमाण मिला है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। व्याख्या क्या होगा कि लोथल यानी वर्तमान गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था। यहाँ एक संगठित गोदी यानी डॉकयार्ड का अवशेष मिला है जो प्राचीन समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है। इसके अलावा देखिए इस स्थल से मोती बनाने, मनका निर्माण और धातु कारीगरी का भी प्रमाण मिलता है, जिससे पता चलता है कि ये चीजें यहाँ पर निर्मित की जाती थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछ रहा है हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए पहला ऑप्शन दिया है अशोक, दूसरा दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा दिया है बिंदुसार और चौथा दिया है बिंबिसार। देखिए ये क्वेश्चन अभी हाल में जो पश्चिम बंगाल में टीजीटी की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो ये प्रश्न आपको लग रहे होंगे कि बहुत छोटे छोटे बहुत आसान प्रश्न है, तो इसी तरीके के प्रश्नों को एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इन प्रश्नों को करना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें दिया है हर्यंक वंश का संस्थापक, देखिए अशोक जो है इसका नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, बिंदुसार नहीं है, बल्कि कौन है? बिंबिसार। यानी ये जो तीनों हैं ये किसके शासक हैं? मौर्य वंश के शासक हैं। लेकिन बिंबिसार जो है इसमें से अलग है और उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसका आंसर क्या है? डी है। व्याख्या क्या होगा कि हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था, जिसने 544 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है और इसने गिरिब्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने 543 ईसा पूर्व से लेकर 491 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और गौतम बुद्ध के प्रमुख संरक्षकों में से यह एक था। यानी 543 से लेकर इसने 491 ईस्वी तक शासन किया। तो अगर देखा जाए इस तरीके से यानी 9 और 43 लगभग 52 साल इसने शासन किया था। ठीक। तो यह जो है महत्वपूर्ण शासक था, इसने स्थापना भी की थी इस वंश की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए है कि अजात शत्रु के शासन काल में कौन सी बौद्ध परिषद आयोजित हुई। यानी पूछा जा रहा है कि अजात शत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। तो पहला दिया देखिए प्रथम, दूसरा द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय, चौथा। देखिए अजात शत्रु के शासनकाल में जो संगीति आयोजित हुई थी वो कौन सी थी? चतुर्थ तो कनिष्क के काल में हुई थी, तृतीय जो है अशोक के काल में, द्वितीय जो है कालाशोक के काल में, पहली जो हुई थी वो किसके शासन में हुई थी? अजात शत्रु। यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी पहली राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि अजात शत्रु के शासन काल में जो है प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। यह संगीति बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद राजगिर यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके कुछ समय के बाद में आयोजित हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता देखिए महाकश्यप ने की थी और इसका मुख्य उद्देश्य यह था बुद्ध की शिक्षाओं और मठवासी नियमों को संरक्षित करना। इसी संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने सुत्त पिटक और महाकश्यप ने विनय पिटक को संकलित किया था। तो इससे देखिए कई और ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसके द्वारा की गई थी। यानी मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन दिया देखिए शूद्रक, दूसरा दिया है कालिदास, तीसरा दिया है भास, चौथा दिया है विशाख दत्त। देखिए शूद्रक नामक जो रचना है वो देखिए विशाख दत्त के द्वारा नहीं है, भास के द्वारा नहीं है, कालिदास के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी सही उत्तर क्या है? ए। तो ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए 30 प्रश्न हम लोगों ने देखा
अब देखिए इस तीसरे प्रश्न का आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि मृच्छकटिकम यानी जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी, एक संस्कृत नाटक है जिसे राजा सुद्रक के द्वारा लिखा गया था। इसमें देखिए चारुदत्त और वसंत सेना नामक महिला के बीच में जो है प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण किया गया। तो देखिए, तो हम लोगों ने आज की क्लास में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से, और मैंने आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और आप लोग इन सारे प्रश्नों को सॉल्व किया करिए, प्रैक्टिस किया करिए, और अपना जो बुक है जो आप लोगों ने खरीदी है उसमें भी इस तरीके के प्रश्नों को आप देखिए कि कौन कौन से एग्जाम में कब कब ये पूछे गए, जिससे क्या होगा कि आपका इस प्रश्न को तैयार करने के बाद कॉन्फिडेंस बनेगा और आप परीक्षा में इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अन्य प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।